नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर के चलते भारत की विदेश नीति पर फिर एक बार सवाल उठा है। हालांकि यह सवाल उठना अमेरिका के रेफरेंस में काफी लाजमी प्रतीत भी होता है। अमेरिका जिस तरह से दुनिया के साथ धोखे का सिलसिला और साथ देने का नाटक करता रहा है, अब कुछ उसके शिकार भारत के हमारे भारतीय भी हो रहे हैं और भारत की अपनी विदेश नीति भी हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम अमेरिका से धोखा खा रहे हैं तो सवाल तो विदेश नीति पर ही उठेगा। तो आज के सेशन में हम विदेश नीति कहां पर फेल हो रही है और भारत को कहां फिर से सोचने की जरूरत है, उस पर पूरा डिटेल में जानकारी साझा करेंगे। आज के सेशन की वास्तविक वजह क्या है? अमेरिका में आर्मी डे प्रस्तावित है 14 जून को, और उस आर्मी डे में आसिम मुनीर के इनविटेशन की चर्चाएं हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, उन्हें वहां पर इनवाइट किया जा रहा है। दूसरा एक और कारण भी है कि यहां के जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ की है और पाकिस्तान को अपना मित्र बताते हुए कहा है कि ये हमारे जबरदस्त दोस्त हैं। ये दो बातें ऐसी हैं जिन्हें संभवतया आज के सेशन में डिकोड किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा कि अल्टीमेटली कहां कहां क्या फेलियर हो रहा है। हालांकि बात जब अमेरिका की हो और अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की हो, लगभग दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट ढंग से करते रहे हैं। पहले अमेरिका किसी के ऊपर या अमेरिका पर कोई ट्रस्ट कर नहीं पाता था, चाहे ट्रंप से पहले का काल हो तब भी और अभी भी। ट्रंप लेकिन बहुत कम समय में पलट रहे हैं और अमेरिका लंबे समय में पलटने का इतिहास रखता आया है। फिर चाहे यूरोपियन यूनियन देशों का साथ देना हो या साथ छोड़ जाना हो, नाटो के नाम पर साथ देने की बात करनी हो और नाटो अलाइज का साथ छोड़ जाना हो, चीन पर टैरिफ लगाना हो या फिर चीन के साथ ही दोस्ती कर करके तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो यह कहना हो, या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ बढ़ाना हो, साउथ कोरिया पर जाकर पनिशमेंट दे देना हो, ये सब चीजें जो हैं ये ट्रंप की नीतियों के अंदर शुमार रही हैं। दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो अमेरिका के दोगलेपन से या इसके दोहरे रवैये से पीड़ित या प्रताड़ित ना रहा हो। वन टाइम में एक जैसा रिलेशन शायद ही कोई देश अमेरिका से रख पाया हो। फिलहाल बारी हमारी आई है। हमारी बारी में अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच में आई इस रार का पूरा फायदा अपनी मर्जी से उठाता हुआ दिख रहा है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इस घटना को हम लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात पर सीज फायर करने का कईयों बार, लगभग 12 से अधिक बार क्रेडिट ले लिया है। और इसी के चलते हमने ये सेशन भी किया कि ट्रंप आफ्टर ऑल पाकिस्तान का साथ दे क्यों रहे हैं। ट्रंप का पाकिस्तान का साथ हो या सेंटकॉम के चीफ का यह कहना हो कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, साथ में आसिम मुनीर को इनवाइट करना हो यूएस मिलिट्री परेड में, इन सब के पीछे की कहानी को आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हां, उस डिटेल को समझने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा भारत की विदेश नीति को समझाने के लिए एक ब्रीफ दे देता हूं, ताकि आप आज के सेशन को समझते समय पूरी डिटेलिंग को दिमाग में रखें और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ें। देखिए, भारत की विदेश नीति क्या है, इसको समझने के लिए चलते हैं आजादी के समय पर। हम जब आजाद हुए, लगभग 200-250 साल की परतंत्रता का, गुलामी का एक कालखंड हमने जिया था। ब्रिटिशर्स हम पर शासन कर रहे थे, गोरों का शासन था। यही गोरे जो बाद में अमेरिका में भी बसे, दुनिया भर के कई देशों में, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अंग्रेज ही जाकर ब्रिटेन वाले बसे थे। भारत को एक चीज तो एहसास हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स अगर हम पर शासन करने आए हैं तो इनका उद्देश्य हमसे कच्चा माल लेना है और हमको किसी ना किसी तरीके से अपने लिए बाजार बना के रखना है और हर तरह से अपने लिए ही काम में लेते रहना है। भारत को यह बात समझ में आई और भारत को साम्राज्यवाद की, यानी कि किस तरह से लोग विस्तारवाद को अपनाकर चल रहे हैं, उसकी बात को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया। हमें यह भी समझ में आने लगा था, उस समय के स्वतंत्रता के जो सेनानी थे या राष्ट्रवादी थे, उन्हें यह समझ में आने लगा था कि चाहे कुछ भी हो, ब्रिटेन का असल उद्देश्य अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी शासन करने के लिए और यूरोप से बहुत सारी जो कंपनियां आई थी वो कंपनी बनकर ही आई थी, जिन कंपनियों को आज हम सुनते रहते हैं। अपनी भी कंपनी, कोई एबीसी कंपनी, किसी की XYZ कंपनी, कंपनी होती है, प्राइवेट एंटिटी के तरीके से हमारे देश में शासन करने के लिए पहले व्यापार के नाम पर ही आई थी। व्यापार जमने लगा, धीरे धीरे उन्होंने शासन में हस्तक्षेप करना, राजे महाराजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था।
इससे हमारे देश के उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के अंदर एक भाव था कि कंपनियां बुरी होती हैं। मतलब जो भी ये विस्तारवाद करने के लिए, साम्राज्यवाद करने के लिए उपनिवेश बनाते हैं, ये कंपनियां बुरी चीज होती हैं। हम नेचुरली ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। भाई, जिनसे हम आजाद हो रहे हैं उनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारी एक नेचुरल फीलिंग थी। लेकिन पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो उसे यह समझ में आ चुका था खुद की विदेश नीति में कि भारत ब्रिटेन के पक्ष में कभी नहीं जाएगा, तो क्यों ना मैं ब्रिटेन का करीबी बन जाऊं। पाकिस्तान के बहुत से भगोड़े नेता हों या फिर जितने भी भाग कर गए हुए पैसे वाले लोग हों, सबने ब्रिटेन में ही शरण ली हुई है। आज भी नवाज शरीफ ब्रिटेन में ही पाए जाते हैं। हालांकि हमारे देश के भगोड़े भी वहीं शरण लेते हैं, वो बात दूसरी है, क्योंकि कंपनियों के लिए वहां पर बढ़िया माहौल है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत से और पाकिस्तान से लूट कर जाओगे तो ब्रिटेन आपको अच्छा मानता है, वो कहता है हम जैसा ही है, यहीं आ गया है। हमने कुल मिलाकर अपने अंदर एक भावना बिठा ली थी कि कोई भी हो, ब्रिटेन का या फिर ब्रिटेन का समर्थक भारत के साथ दोस्ती ना रखे। यही भारत के शुरुआती विकास के लक्ष्यों में दिखा भी। हमने किसी भी विदेशी कंपनी को फिर आने नहीं दिया। 1991 में जाकर के हमने पहली बार पूरी तरह से खुद को ओपन किया, यह कहते हुए कि आइए और हमारे देश में भी विदेशी निवेश लेकर आइए। उससे पहले हम बहुत डरते डरते बढ़ रहे थे। हर चीज को पहले स्क्रूटनाइज करना है कि कहीं इसका उद्देश्य तो गलत नहीं है। कोई भी कंपनी आ रही है उसको कई टेबलों से गुजारना है, उसके बारे में सब जानना है। बाद में उसी को रेड टेपिज्म नाम दे दिया गया। कहा गया कि भारत में तो व्यापार करना ही बहुत मुश्किल है। कारण क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि हम घुसने नहीं देंगे। एक तरीका तो यह हुआ। विचारधारात्मक रूप से एक पक्ष उस समय और ग्रो हो रहा था और वो था सोवियत रूस के दिमाग, सोवियत रूस की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ पक्ष। सोवियत रूस उस समय साम्यवाद की विचारधारा लेकर चल रहा था। साम्यवाद क्या था? आसान भाषा में कहूं तो कंपनियों का जस्ट अपोजिट। अगर कंपनी वाले मालिक अपने हाथ में पावर सोचते हैं तो साम्यवादी लोग सोचते हैं कि सामान्य वर्ग के हाथ में या आम जनता के हाथ में संसाधन होने चाहिए, पब्लिक के हाथ में संसाधन होने चाहिए। चूंकि भारत से ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो आम जनता के हाथ में, किसी राजा के हाथ में शासन नहीं जा रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से आम जनता के हाथ में ही शासन जा रहा था। ऐसे में आम जनता के हाथ में अगर शासन जा रहा है तो आम जनता के लिए मॉडल जो प्रस्तुत किया हमारे लिए वो सोवियत रूस ने किया। सोवियत रूस की नीतियां हमें पसंद आने लगी, लेकिन हम विचारधारा की इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें साम्यवादी कहे। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी एक विचारधारा के साथ थे और वो विचारधारा थी ट्रस्टीशिप की विचारधारा। इसका मतलब क्या है? हम ये कहते थे कि कंपनियों के विरोधी नहीं हैं हम। हमारे देश में कंपनियों का विरोध नहीं है। हमारे देश में कंपनियां बने, हमारे देश में ही चलें और चल के हमारे देश के लिए बढ़िया करें और उतना कमाएं, क्योंकि उसी समय पर चाहे बजाज हो, जमशेद जी टाटा हो, ये सब गांधी जी के टाइम की ही कंपनियां हैं। उस समय चली आ रही थी ये कंपनियां। भारत की कंपनियों का विरोध नहीं है। बढ़िया से ये कंपनियां चलें, लाभ कमाएं और जितना धन उनके लिए आवश्यक है उतना यूज करें, बाकी राष्ट्र निर्माण में दें। यही टैक्स का मूल भाव भी बना था। एनीवे, तो हमारे देश ने एक बीच किसी विचारधारा उस समय अपना ली कि ना तो हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि पूंजीवाद से डर इस बात का था कि अमेरिका फिर से आकर हम, या फिर उस समय ब्रिटेन हुआ करता था, यह हमारे ऊपर आकर भांजी मार जाएगा। ब्रिटेन कर्जदार होता जा रहा था यूएस का, तो इनडायरेक्टली ब्रिटेन मतलब यूएस ही हो रहा था। सिमिलरली साम्यवाद के साथ हम इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे देश में जो कंपनियां बैठ चुकी थी, अपनी बन चुकी थी, साम्यवाद तो उनका भी विरोध करता। तो हमने इनडायरेक्टली अपने अंदर प्रभाव तो डाल लिया साम्यवाद का, लेकिन खुद को साम्यवादी कहा नहीं।